नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल आज आपको इकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? दूसरे अन्य विज्ञान की तरह इकोलॉजी भी एक विज्ञान है जिसके अपने सिद्धांत और कंसेप्ट्स होते हैं, जो कि इस तरह से हैं। पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो सभी एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं और इसकी वजह से एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। चाहे वो एनिमल पॉपुलेशन हो या फ्लोरा हो, कहीं की वेजिटेशन हो, ये सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इस तरह से एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण एक तरह से कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई सारे इंटर रिलेटेड फैक्टर्स एक दूसरे पर असर डालते हैं और जिसकी वजह से ये डायनामिक होता है। डायनामिक कहने का मतलब है समय और स्थान के अनुरूप बदलता रहता है और ये जो बदलाव है ये एक तरह से सीव चालनी का काम करता है, जिससे कि जो बेस्ट सूटेबल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और जो सूटेबल नहीं होते हैं, जो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जितने भी स्पीशीज़ एक जगह पाए जाते हैं एक पर्यावरण में, वो सभी एक तरह से उनकी संरचना, उनके फंक्शन, उनके रिप्रोडक्शन, उनकी ग्रोथ, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनमें सब में एक रूपता पाई जाती है। आपने देखा होगा एक स्पीशीज़ के प्लांट्स 10-20 प्लांट्स एक लोकेलिटी में वो लगभग देखने में एक जैसे होते हैं, उनकी सारी क्रियाएं भी एक जैसी होती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक कहने का मतलब है इन्वायरमेंट के अनुसार आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को, संरचना के आधार पर भी और अपनी फिजियोलॉजी के आधार पर भी। और ये प्लास्टिसिटी जो है वो सक्सेशन के हिसाब से काम आती है, उनके एडाप्टेशन के लिए काम आती है। जैसे कि कई सारे स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जिनमें कि जो बदलाव होता है वो सिर्फ सोमेटिक बदलाव होते हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बदलाव होते हैं कुछ समय के लिए, जो कि इनहेरिट नहीं होते। इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम इकैड्स कहते हैं। जबकि कुछ बदलाव ऐसे होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फिक्स हो जाते हैं और इन्हें हम इकोटाइप कहते हैं। इस तरह से जो स्पीशीज़ होती हैं वो इकैड और इकोटाइप के माध्यम से अपने आप को उस बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, अपने आप को सहनशील बना लेती हैं। सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, ऑर्गेनिज्म भी पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाते हैं वो अपनी वृद्धि, डिस्पर्सल, रिप्रोडक्शन, डेथ, डिके इत्यादि के द्वारा उस पर्यावरण को बदल सकते हैं। ये दोनों तरफ का इनका जो प्रभाव है वो दो तरफा होता है। जैसे पर्यावरण ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव डालते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म भी पर्यावरण के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव बाद में जाकर, इसको हम सक्सेशन कहते हैं, ये इकोलॉजी का एक पार्ट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये सक्सेशन जो होता है वो आपने पढ़ा होगा, प्रथम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे ऐसे करते करते जब तक वो फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच जाते, जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं, तब तक ये सक्सेशन चलता रहता है। क्लेमेंट्स एंड शेलफोल्ड 1939 ने सबसे पहले बायोम का कंसेप्ट दिया था, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा था प्लांट्स और एनिमल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे पर को एक्शन और रिएक्शन के द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं और इनके व्यू के अनुसार एक जैसे पर्यावरणीय कंडीशन के अंदर इनके अपने रिएक्शन से और रिएक्शन से मोर देन वन कम्युनिटी डेवलप हो सकती है, जिसमें से कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है जो क्लाइमेक्स स्टेज पर पहुंचती है और जबकि कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है जो क्लाइमेक्स स्टेज पर नहीं पहुंच सकती। और इस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में है जिसमें कई तरह के सक्सेशन स्टेजेस आपको देखने के मिलते हैं, जिसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ वेजिटेशन ऐसी होती है वो कि बीच के स्टेजेस में होती हैं, जबकि कुछ क्लाइमेक्स स्टेज पर होती है। क्लाइमेक्स स्टेज पर पहुंचने की पहचान ये होती है कि वहाँ पर एक या दो स्पीशीज़ ही डोमिनेंट होगी, जिसके नाम से वो कम्युनिटी वहाँ पर पहचानी जा सकती है। उस वहाँ का बायोम भी उसके नाम से पहचाना सकता है। जैसे कि हम कहते हैं डेजर्ट बायोम। डेजर्ट बायोम कहने का मतलब है कि वहाँ पर जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं
वो वहाँ के क्लाइमेक्स वेजिटेशन को अचीव कर चुके हैं। डांसले ने 1935 में इन्वायरमेंट के रोल को सबसे पहले एम्फेसाइज किया था और उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं की जगह पर किसी स्थान की पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालते हैं और ये कुल मिलाकर ये सारे जो इसके फैक्टर्स हैं वो सब मिलकर एक इकोसिस्टम डेवलप करते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें लिविंग नॉन लिविंग सारे फैक्टर्स एक साथ कार्य करते हैं। और ये एक तरह से नया कंसेप्ट था जिसमें कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि बोथ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो उनकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं इकोसिस्टम के, और कुछ डिस्क्रीट बायोलॉजिकल यूनिट्स जो होती हैं पॉपुलेशन कम्युनिटी ये सभी मिलकर एक पर्टिकुलर बायोम बनाती हैं। एक पर पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक नीच होता है। नीच कहने का मतलब है हमारे आप समझ लीजिए कि हमारी परिधि, हमारी सीमा, जहाँ तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। एक पर्यावरण में बहुत सारे इंटरेक्शन पाए जाते हैं, कुछ इंटरेक्शन पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं और इवन न्यूट्रल भी हो सकते हैं, अप्रभावकारी। और ये जो प्रभावकारी हैं वो सभी इंटर या इंट्रा स्पेसिफिक लेवल पर ही भी हो सकते हैं। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज़ के मध्य पाए जाने वाले इंटरेक्शंस, और इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच पाए जाने वाले इंटरेक्शन। और ये सभी जो एबायोटिक पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स, उनके वो निर्धारित करते हैं। इकोसिस्टम में इनर्जेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है। इनर्जेटिक्स कहने का मतलब है एनर्जी का आदान प्रदान कैसे होता है, एनर्जी कैसे रिसीव होती है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कैसे पास होती है, इसको हम बोलते हैं इनर्जेटिक्स। जैसे कि आपको सभी को पता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को सनलाइट को ट्रैप कर सके और उसको प्रोड्यूसर, जो इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और कंज्यूमर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर से एनर्जी प्राप्त करते हैं और आगे की ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। और दिस एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक होने का मतलब है चक्रीय नहीं होता, ये एक से दूसरे स्टेप में सीधा ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह से जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो बायोजियो केमिकल साइकिल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक इस इकोस्फीयर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सभी के साइकिल होती है और इस तरह से इनको हम बायोजियो केमिकल साइकिल्स में अलग से पढ़ेंगे। सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज गवर्न बाय लिमिटिंग फैक्टर्स। हर इकोसिस्टम में कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ की वेजिटेशन डिसाइड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो हाइड्रोफाइट हुआ तो वहाँ पानी उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर है। अगर पानी अवेलेबल होगा तो ही वो पौधा वहाँ पर बढ़ेगा, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। नेचुरल कंडीशन में धीरे धीरे सभी जो वेजिटेशन होती है, सभी प्लांट्स होते हैं, वो धीरे धीरे एक सक्सेशन स्टेज उसमें चल रही होती है। सक्सेशन कहने का मतलब है, आपको पहले ही बता दिया, सक्सेशन मतलब होता है एक बेयर लैंड पे धीरे धीरे प्लांट कम्युनिटी की वृद्धि, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में, तीसरे से अगले, कई स्टेप को पार करते हुए वे क्लाइमैक्स स्टेज पर पहुंचते हैं जहां उसके आगे उसमें फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता। और सक्सेशन एक तरह का ऑर्डरली प्रोसेस है जो कि समय के साथ धीरे धीरे वहाँ का वेजिटेशन बदलता है, जिसमें कि जो प्रथम सक्सेशन स्टेज में होती हैं वो थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं वहाँ पर और स्टेट होती है, और जो कि आगे बढ़ते बढ़ते मोर कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। इसमें सिर्फ स्पीशीज़ कंपोजिशन नहीं बदलता। स्पीशीज़ कंपोजिशन मतलब स्पीशीज़ कितनी है, कौन सी है, ये नहीं बदलता। उसके अलावा फिजिकल का इन्वायरमेंट भी बदलता जाता है उनके साथ साथ। जैसे कि आप आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक पॉन्ड में जब सक्सेशन होता है तो वो हाइड्रोफाइट्स धीरे धीरे मीजोफाइट्स में चेंज हो जाते हैं और वहाँ पॉन्ड नहीं रह जाता, लैंड प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। एंड दिस टर्मिनल और स्टेबिलाइज स्टेट इज नोन एज क्लाइमैक्स, जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं। इवांस ने 1956 में ये कहा था कि इकोसिस्टम में
जो भी है एनर्जी और मैटर, उसका सर्कुलेशन यानी कि संवहन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, तथा एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, ये सभी प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह से जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सर्कुलेशन में ज़्यादा चलते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं और इस तरह से ये इंटरेक्ट करते हैं और धीरे धीरे चेंज होते हैं। अब है इकोलॉजी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी में जो इंडिविजुअल्स होती हैं, जो स्पीशीज़ होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, संगठन कैसे होता है। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे जो इकोलॉजी हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन लेवल होता है, थर्ड स्टेज इज कम्युनिटी लेवल एंड फोर्थ स्टेज इज इकोसिस्टम लेवल। तो सबसे पहले ऑर्टिकोलॉजी क्या होती है। ऑर्टिकोलॉजी को इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स भी कहते हैं, जहाँ पर हम एक स्पीशीज़ के, एक इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे इंडिविजुअल स्पीशीज़, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में वो कैसे प्रभाव डालता है, उस पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी को पढ़ते हैं। इसको हम ऑर्टिकोलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हम उसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिक पोजीशन, लाइफ साइकिल, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। सेकेंड स्टेज इज साइनेकोलॉजी। साइनेकोलॉजी का मतलब होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेचुरल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सभी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। और इस तरह से ये दो लेवल पे होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी, वेयर द यूनिट ऑफ स्टडी आर प्योर स्टैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़। एक सिंगल स्पीशीज़ के ढेर सारे इंडिविजुअल मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, समय पे, और इनके जो हम इंटरडिपेंडेंस की स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इनमें हमने देखा होगा कि कंपटीशन पाई जाती है, जैसे कि एक ही ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोरस प्लांट्स के बीच में, हर्बीवोरस कॉम्पिटिंग फॉर सेम ग्रास, एक ही, जैसे कुछ हर्बीवोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रास को ही खाते हैं, वहाँ पर वो एक ही स्पीशीज़ के हर्बीवोरस हैं, उनमें आपस में जो कंपटीशन है, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी का हिस्सा है। ये आप फिगर 1 से देखिए, इसमें सर्कल में जितनी भी स्पीशीज दिखाई गई है, गोले में ए लिखी हुई, ए, ये सभी एक ही स्पीशीज़ के ढेर सारे इंडिविजुअल्स हैं और ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन इकोलॉजी के, एक ही स्पीशीज़ के ढेर सारे इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी के उल्टा, हियर द यूनिट्स ऑफ स्टडी आर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। आप यहाँ पर सेकंड डायग्राम में देखिए, इस गोले में ए, बी, सी, डी 4 स्पीशीज़ हैं। इसमें ये सभी स्पीशीज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, आपको एरो से दिखाया हुआ है। और इस तरह से सेकंड फिगर में फर्स्ट फिगर की तरह एक ही स्पीशीज़ नहीं है, यहाँ पर 4 अलग अलग स्पीशीज़ हैं और सबका इंटर रिलेशन दिखाया जाता है। इसको हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। थर्ड इज बायोम इकोलॉजी। नेचर में कई सारे कम्युनिटीज़ मिलकर एक पर्टिकुलर बायोम बनाती हैं। ज़्यादातर वेजिटेशन बायोम के नाम से ही पहचाने जाते हैं, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, ग्रासलैंड बायोम। यहाँ पर जिस पर्टिकुलर बायोम के नाम से वो पहचानी जाती है, वो वहाँ की क्लाइमेक्स स्टेज होती है। जैसे अगर डेजर्ट बायोम है तो वहाँ पर ज़ीरोफाइट इज़ क्लाइमेक्स वेजिटेशन, और ये कई सारे स्टेजेस पार करते हुए अपने ज़्यादातर प्लांट्स इसमें क्लाइमेक्स स्टेज में पाए जाते हैं। इसको आप थर्ड एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 बड़े बड़े गोले जो बने हुए हैं, एक में ए, बी, सी स्पीशीज़ पाई गई है। ए स्पीशीज़ डोमिनेंट है, इसका मतलब है यहाँ पर एक पर्टिकुलर, मैंने पहले ही बताया था, ए स्पीशीज़, कोई एक स्पीशीज़ या 2 स्पीशीज़ अगर डोमिनेंट है तो मान लेना चाहिए कि वो क्लाइमेक्स वेजिटेशन है वहाँ की, वहाँ पर सक्सेशन स्टॉप हो गया है। सेकंड डायग्राम में देखिए PQRS, यहाँ पर इसमें लगभग सभी स्पीशीज़ का बिखराव समान है। P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है, लगभग समान डिस्ट्रीब्यूशन है इनका।
तो यहाँ पर ये अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन है, यहाँ पर क्लाइमेक्स अभी नहीं पहुँचा है। थर्ड डायग्राम में XYZ, यहाँ पर भी कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो बिल्कुल डोमिनेंट हैं, कुछ थोड़े से कम है। इसका मतलब अप्रोचिंग टू क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स बिल्कुल पहुँचने ही वाला है। अगले 1-2 स्टेज में ये कोई एक या 2 स्पीशीज डोमिनेंट हो जाएगी और ये क्लाइमेक्स होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो कम्युनिटीज़ हैं, 3 अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं अंडर अदर एबायोटिक फैक्टर्स। ये कम्युनिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं इसमें, एबायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, और ये कुल मिलाकर एक बायोम बनाती हैं। फोर्थ इज इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होती है? ऐसे ऐसे कई सारे बायोम्स एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स या इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें कि नॉन लिविंग और लिविंग सारी कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और कुल मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है। इस तरह से इकोसिस्टम इकोलॉजी में जो है वो मूवमेंट ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स जो है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है उन सभी को इसमें दर्शाया गया है। जैसे कि आप एग्जाम्पल फिगर 4 में देखिए, इसमें एक क्लाइमेट रिजाइम है जो एक गोले के द्वारा दर्शाया गया है। एक क्लाइमेट रिजाइम कहने का मतलब है एक बड़ा यूनिट क्लाइमेट की, जहाँ पर रेनफॉल, टेम्परेचर, एडाफिक फैक्टर, सॉइल, ये सभी एक जगह के हैं। उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर से और प्रोड्यूसर दोनों से डिकम्पोजर्स में आता है, डिकम्पोजर के बाद न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हैं एंड वो न्यूट्रिएंट्स वापस प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह का ये सारा का इंटरेक्शन है, सभी एक दूसरे से इंटरेक्टेड है। किस तरह से इसमें क्लाइमेट भी है, एबायोटिक फैक्टर सन भी है, सॉइल भी है, ये कुल मिलाकर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसमें कि शोइंग द लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। और ये फिगर रिप्रेजेंट करता है इकोसिस्टम इकोलॉजी को। थैंक यू। इस तरह से हमारा ये पहला टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, पूरा हुआ और मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आएगा। आप इसको जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको आप नोट्स के रूप में भी